आज की चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी हैरान करने वाली कल्पना से करते हैं। मान लीजिए कि युद्ध के मैदान में एक एकदम अत्याधुनिक कॉम्बैट व्हीकल खड़ा है। राइट एक ऐसी मशीन जो पूरी तरह से हथियारों से लोडेड है। बिल्कुल। उसमें लेजर गाइडेड वेपन्स लगे हैं, उसका कॉम्पोजिट आर्मर ऐसा है जो किसी भी एंटी टैंक मिसाइल को आराम से झेल सकता है। हाँ, और जाहिर सी बात है उसमें थर्मल सेंसर्स भी होंगे जो रात के अंधेरे में मीलों दूर तक देख सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब एक ऐसी मशीन जिसे देखकर ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाए। लेकिन अचानक क्या होता है कि ये करोड़ों की मशीन अपनी जगह पर पूरी तरह से ठिठक जाती है। और वो भी किसी दुश्मन के गोले से नहीं रुकी है। हाँ, इसे रोका है कीचड़ के एक छोटे से हिस्से ने या फिर एक ऐसे मामूली गड्ढे ने जिसे पार करने के लिए इसे शायद डिजाइन ही नहीं किया गया था। ये बहुत ही क्लासिक सिनेरियो है ना? मतलब पल भर में वो विशालकाय टैंक महज लोहे का एक बेजान डिब्बा बन के रह जाता है। अगर युद्ध के इतिहास को खंगाला जाए ना तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि एक हथियार जो हिल नहीं सकता वो असल में कोई हथियार है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ एक कंक्रीट का बंकर है और वो दुश्मन के लिए एक बहुत ही आसान निशाना बन जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक या सबसे शक्तिशाली तोप और अभेद्य कवच भी पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं अगर वो चल ही ना पाए। बिल्कुल, अगर वो मशीन उस जमीन पर चल ही ना पाए जिसके लिए उसे बनाया गया था। मतलब मोबिलिटी के बिना किसी भी कॉम्बैट व्हीकल का कोई सामरिक महत्व रह ही नहीं जाता। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय ना किसी भी साधारण मशीनरी की समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा गहरा है। अगर इसे रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी ने एक बहुत महंगी सुपर कार खरीदी हो, उसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन लगा हो। हाँ, करोड़ों की कार हो। राइट। लेकिन उसे वो कार पत्थरों और गहरे गड्ढों से भरे कच्चे रास्ते पर चलानी पड़े तो उस इंजन की सारी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। इंजन कुछ नहीं कर सकता वहां। तो आज का ये पूरा विमर्श इसी बात पर केंद्रित है कि किसी मशीन को जमीन पर उतारने से पहले किन बुनियादी चीजों को समझना होता है। इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि हम फाउंडेशंस ऑफ व्हीकल मोबिलिटी के जटिल विज्ञान को डिकोड करें। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, और मुख्य रूप से हम यहाँ 3 अहम पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। पहला है टेरेन ज्योमेट्री, दूसरा है सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी और तीसरा है कन्वेंशनल व्यू ऑफ मोबिलिटी। देखिए, मोबिलिटी का जो विज्ञान है ना, वो असल में जमीन और मशीन के बीच का एक अनवरत संघर्ष है। एक संघर्ष मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं एक तरह से। हाँ, जब फाउंडेशंस ऑफ व्हीकल मोबिलिटी की बात आती है तो शुरुआत कभी भी फैक्ट्री या इंजन से नहीं होती। शुरुआत हमेशा उस जमीन से होती है जिस पर उस वाहन को काम करना है। ओके, तो मतलब बाहर से अंदर की तरफ। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया बाहरी वातावरण को समझने से शुरू होकर धीरे धीरे मशीन के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती है। तो टेरेन ज्योमेट्री, बाहरी वातावरण को समझने का पहला कदम लगता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भूगोल और गणित का मिश्रण सा प्रतीत होता है। हाँ, नाम से ऐसा ही लगता है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो क्या ये केवल युद्ध क्षेत्र का फिजिकल शेप या भौतिक आकार है? पहाड़, नदियां, बस यही सब? भौतिक आकार इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन टेरेन ज्योमेट्री उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और सटीक गणित है। अच्छा, वो कैसे? एक डिजाइनर द्वारा किसी टैंक या कॉम्बैट व्हीकल का ब्लूप्रिंट बनाने से पहले यह समझना अनिवार्य होता है कि जिस इलाके में वो वाहन ऑपरेट करेगा उसका वास्तविक ज्यामितीय बर्ताव कैसा है। ज्यामितीय बर्ताव यानी ज्योमेट्री। राइट। डिजाइनर्स केवल ये नहीं देखते कि रास्ते में खाई है या एक पहाड़ है, वे उस इलाके की पूरी टोपोग्राफी को 3 मुख्य चश्मों से देखते हैं। ओके, वो 3 चश्मे कौन से हैं? पहला है फ्रीक्वेंसी, यानी पूरे रास्ते में बाधाएं कितनी जल्दी जल्दी आएंगी। मतलब क्या 100 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ एक खाई है या हर 50 मीटर पर एक गहरी दरार मौजूद है? एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा। और दूसरा है नेचर, यानी उस बाधा की भौतिक प्रकृति क्या है। नेचर से आपका मतलब है कि वो बाधा असल में दिखती कैसी है? हाँ, क्या वो एक सूखी चट्टान है या पानी से भरी हुई दलदली जमीन है या कोई तीखी ढलान है, ये जानना बहुत जरूरी है। राइट। और तीसरा चश्मा, तीसरा है सिवेरिटी, यानी वो बाधा कितनी गंभीर है। गंभीरता मतलब वो पार करने लायक है या नहीं। बिल्कुल, एक ढलान पार की जा सकती है, लेकिन अगर उस ढलान का कोण 45 डिग्री से ज्यादा है तो उसकी सिवेरिटी उसे एक असंभव चुनौती बना देती है। अरे वाह!
लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक व्यवहारिक सवाल उठ रहा है। जी पूछिए। क्या टेरेन ज्योमेट्री सिर्फ प्राकृतिक नज़ारों को एक नक्शे पर उकेरने का काम है, या ये वाहन के डिज़ाइन और ज़मीन के कोण यानी एंगल्स के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित करता है? ये बहुत ही सीधा संबंध स्थापित करता है। I mean, अगर एक डिज़ाइनर को पता चल गया कि किसी इलाके में 5 फुट चौड़ी खाइयां हैं, तो वो इस जानकारी का मशीन के डिज़ाइन में कैसे इस्तेमाल करेगा? देखिए, ये जानकारी सीधे तौर पर वाहन के डायमेंशंस या उसके आकार को निर्धारित करती है। अच्छा। हाँ, अगर टेरेन ज्योमेट्री के डेटा से ये पता चलता है कि किसी विशेष युद्ध क्षेत्र में 5 फुट चौड़ी खाइयां बहुत आम हैं, तो मशीन के डिजाइन में यह सुनिश्चित करना होगा कि उस वाहन के ट्रैक या पहियों की लंबाई इतनी हो कि वो 5 फुट के गैप को आसानी से पार कर ले। राइट, क्योंकि अगर वो छोटा हुआ तो वो तो खाई में ही गिर जाएगा। एग्जैक्टली। अगर वाहन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस खाई के बीच में आते ही अस्थिर हो गया, तो वो मशीन सीधे नीचे गिर जाएगी। बाप रे, ये तो बहुत ही सटीक कैलकुलेशन है। और सिर्फ लंबाई ही नहीं, इसी तरह वाहन के आगे का हिस्सा जमीन से कितना ऊपर उठा है, जिसे अप्रोच एंगल कहते हैं, ये भी टेरेन ज्योमेट्री से तय होता है। अप्रोच एंगल मतलब बम्पर की ऊंचाई टाइप कुछ? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। अगर इलाके में अचानक खड़ी चढ़ाई वाली बाधाएं हैं और अप्रोच एंगल बहुत कम है, तो वाहन चढ़ने के बजाय सीधा जमीन में टकरा जाएगा, उसका आगे का हिस्सा जमीन में धंस जाएगा। समझ गई। तो मतलब टेरेन ज्योमेट्री जमीन का आकार है जो अंततः मशीन के आकार को जन्म देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर एक वाहन पूरी तरह से उस 5 फुट की खाई को पार करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एकदम सटीक है, फिर भी एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। और वो क्या? मैं सोच रही थी, क्या होगा अगर उस खाई के किनारे ही इतने कमजोर हों कि मशीन के पहुंचते ही वो पूरी जमीन ही धंस जाए? बहुत ही उम्दा सवाल है, और यहीं पर जमीन का आकार पीछे छूट जाता है और जमीन की ताकत परीक्षण में आ जाती है। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक तार्किक जुड़ाव है। टेरेन ज्योमेट्री हमें जमीन का आकार बताती है, लेकिन आकार तब तक बेमानी है जब तक जमीन में उस मशीन का वजन सहने की क्षमता ना हो। एग्जैक्टली। और इसी बिंदु से हमारी चर्चा सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी की तरफ मुड़ती है। सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी, ये टर्म सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है थोड़ा टेक्निकल। सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी पूरी तरह से टेरा मैकेनिक्स के विज्ञान और मिट्टी के गुणों पर निर्भर करती है। टेरा मैकेनिक्स, राइट। जब एक 70 टन का भारी कॉम्बैट व्हीकल आगे बढ़ता है ना, तो जमीन की सतह पर भारी दबाव या मैकेनिकल स्ट्रेस पैदा होता है। 70 टन का वजन तो बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ, ये तय करता है कि वाहन को किस चीज के ऊपर से गुजरना है, लेकिन सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी ये तय करती है कि क्या जमीन उस मशीन का वजन सह पाएगी या टूट जाएगी। मतलब जमीन की अपनी एक लिमिट होती है। बिल्कुल। अगर मिट्टी कमजोर है तो वाहन के पहिए या ट्रैक जमीन में धंस जाएंगे, भले ही उसका डिजाइन टेरेन ज्योमेट्री के हिसाब से कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो। पर मुझे यहाँ एक बड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर जमीन की ताकत इतनी ही निर्णायक है, तो सैन्य बलों के लिए ये सुनिश्चित करना तो असंभव होगा कि वे किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले हर मौसम में हर 1 इंच जमीन को नापें। हाँ, हर 1 इंच को नापना तो इंसान के बस में नहीं है। वही तो, एक विशाल युद्ध क्षेत्र जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हो सकता है, वहां की हर मिट्टी का वैज्ञानिक परीक्षण कैसे किया जा सकता है? क्या हम महज एक अनुमान पर करोड़ों की मशीन दांव पर लगा रहे हैं? देखिए, युद्ध के मैदान में 100% निश्चितता हमेशा से एक मिथक रही है। आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। तो फिर क्या करते हैं? हर इंच जमीन का डेटा इकट्ठा करना व्यवहारिक रूप से पूरी तरह असंभव है। इसलिए टेरा मैकेनिक्स में टेरेन एनालिसिस का एक विशेष तरीका अपनाया जाता है। और ये तरीका काम कैसे करता है? ये पूरी तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, बल्कि एक सदा हुआ गणितीय अनुमान है। विशेषज्ञ पूरे इलाके की मिट्टी जांचने के बजाय कुछ एक्सेसिबल एरियाज, यानी ऐसे क्षेत्र जहां सुरक्षित पहुंचना संभव हो, वहां की मिट्टी का वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। ओके, मतलब जो जगह पास में है या सुरक्षित है, बस उनका सैंपल लेते हैं। राइट। वो देखते हैं कि उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिट्टी का प्रकार क्या है। इसके बाद एक सांख्यिकीय और वैज्ञानिक मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन कहते हैं। स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन मतलब एक्सेसिबल एरिया से मिले डेटा के आधार पर पूरे क्षेत्र का एक वैज्ञानिक अनुमान तैयार करना। बिल्कुल।
भूगोल और भूविज्ञान के नियमों के अनुसार अगर किसी एक घाटी के शुरुआती हिस्से की मिट्टी की संरचना एक खास तरह की है तो एक बहुत उच्च संभावना होती है कि उसी घाटी के बाकी हिस्सों में भी मिट्टी का बर्ताव वैसा ही होगा। अच्छा, तो वो पैटर्न मैच करते हैं। एग्जैक्टली। इसी स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन की मदद से ये भविष्यवाणी की जाती है कि भारी वाहन किन रास्तों पर बिना फंसे आगे बढ़ सकते हैं। Here's where it gets really interesting. मुझे एक और चीज जाननी है। अगर ये सारा विज्ञान स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स पर टिका है तो मौसम का क्या असर होता है? मौसम का असर तो बहुत भयानक हो सकता है। मान लीजिए कि स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन ने बता दिया कि किसी मैदान की जमीन बहुत मजबूत है, लेकिन अगर ऑपरेशन से एक रात पहले वहां भारी बारिश हो जाए तो क्या ये सारे वैज्ञानिक आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं? हाँ, कई बार ऐसा ही होता है। तो भौतिकी के स्तर पर ये मिट्टी पानी के साथ ऐसा क्या बर्ताव करती है जो एक 70 टन के टैंक को भी निगल सकती है? ये टेरा मैकेनिक्स की सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौतियों में से एक है। मिट्टी की ताकत को मापने के लिए एक बहुत अहम पैमाना होता है जिसे शियर स्ट्रेंथ कहा जाता है। शियर स्ट्रेंथ, ये क्या होता है? इसे इस तरह समझा जा सकता है कि सूखे मौसम में मिट्टी के कण आपस में बहुत बारीकी से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। ओके। ये घर्षण या फ्रिक्शन ही वो ताकत है जो एक भारी कॉम्बैट व्हीकल के वजन को वापस ऊपर की तरफ धकेलती है और उसे धंसने से रोकती है। तो फ्रिक्शन की वजह से टैंक ऊपर टिका रहता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही भारी बारिश होती है, पानी मिट्टी के कणों के बीच घुस जाता है। यहाँ पानी एक लुब्रिकेंट यानी चिकनाई का काम करने लगता है। ओह, यानी पानी उस घर्षण को पूरी तरह खत्म कर देता है जो मिट्टी के कणों के बीच था। एकदम सटीक। घर्षण खत्म होते ही मिट्टी की शियर स्ट्रेंथ नाटकीय रूप से गिर जाती है। जो जमीन कल तक कंक्रीट जैसी मजबूत थी, वो रातों रात एक खतरनाक दलदल बन सकती है। ये तो बहुत डरावना है। अच्छा, कोई खास घटना जो आपको याद आ रही हो? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर हमला किया था तो उनके पास बेहतरीन टैंक थे, लेकिन वे रूसी मौसम की एक घटना जिसे रैस्पुत्सा या कीचड़ का मौसम कहा जाता है, उसका अनुमान लगाने में पूरी तरह विफल रहे। रैस्पुत्सा, मैंने इसके बारे में सुना है। भारी बारिश और पिघलती बर्फ ने रूसी जमीन की शियर स्ट्रेंथ को लगभग शून्य कर दिया। जर्मन टैंकों के ट्रैक पतले थे जो सारा वजन एक छोटी जगह पर डालते थे और वे उस गहरे कीचड़ में पूरी तरह से फंस गए। अरे बाप रे, मतलब उनके टैंक आगे ही नहीं बढ़ पाए। एग्जैक्टली। ये घटना स्पष्ट करती है कि सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी को नजरअंदाज करना कितना घातक हो सकता है। इसीलिए आज के स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन मॉडल्स में मौसम के बदलावों को बहुत गहराई से शामिल किया जाता है। ये सच में एक आंखें खोलने वाला उदाहरण है। सोवियत संघ के उस कीचड़ ने जर्मन सेना के बेहतरीन हथियारों को लोहे के कबाड़ में बदल दिया था। बिल्कुल, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। तो अब तक हमने बाहरी चुनौतियों को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। टेरेन ज्योमेट्री ने बताया कि रास्ते में बाधाएं क्या हैं, और सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी ने बताया कि जमीन कितनी कमजोर या मजबूत है। राइट। अब ये समझने का समय है कि मशीन अंदरूनी तौर पर इन बाहरी चुनौतियों से कैसे लड़ती है। हमारी चर्चा अब कन्वेंशनल व्यू ऑफ मोबिलिटी की तरफ जाती है। बाहरी वातावरण की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए अंततः मशीन को अपनी यांत्रिक क्षमताओं पर निर्भर होना ही पड़ता है। यांत्रिक क्षमताएं यानी उसकी इंटरनल इंजीनियरिंग। हाँ, जब मोबिलिटी के कन्वेंशनल व्यू का विश्लेषण किया जाता है तो ये पूरी तरह से एक मूवमेंट सेंट्रिक नजरिया होता है। मूवमेंट सेंट्रिक। इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ ध्यान जमीन से हटकर वाहन की अपनी आंतरिक इंजीनियरिंग पर आ जाता है। इस नजरिए के 4 मुख्य पिलर्स या स्तंभ होते हैं जो ये तय करते हैं कि वो मशीन युद्ध के मैदान में कितनी कारगर होगी। कि आदर्श सतहों पर जहां कोई रुकावट ना हो, वाहन कितनी अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही। और दूसरा पिलर है एक्सेलरेशन, यानी 0 से अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचने में मशीन कितना कम समय लेती है। लेकिन एक बात बताइए जी, सामरिक नजरिए से देखा जाए तो किसी भारी टैंक को कोई रेस तो लगानी नहीं है, फिर मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन युद्ध के मैदान में इतने अहम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए, युद्ध के मैदान में गति ही जीवन है। गति ही जीवन है कैसे? मान लीजिए एक कॉम्बैट व्हीकल किसी खुले मैदान को पार कर रहा है और दुश्मन के आर्टिलरी रडार ने उसे पकड़ लिया है। ओके, मतलब टैंक टारगेट बन गया है। हाँ, अब दुश्मन को अपनी तोपों का निशाना साधने और फायर करने में कुछ सेकंड्स का समय लगेगा। अगर उस वाहन का एक्सेलरेशन बहुत तेज है तो वो उन चंद सेकंड्स में उस किल जोन से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ तेज गति का मतलब किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना नहीं है। एग्जैक्टली।
इसका मतलब है दुश्मन के हथियारों की पहुंच से खुद को तेजी से बाहर निकालना। ये तो वाकई एक जीवन रक्षक क्षमता है। और तीसरा पिलर शायद इस पूरी इंजीनियरिंग का दिल है, पावर टू वेट रेशियो। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पिलर है। इसे वाहन की रॉ ताकत बनाम उसके भारी भरकम वजन का अनुपात माना जाता है। अगर इसे एक इंसान के शरीर से जोड़कर देखा जाए तो क्या ये एक भारी भरकम वेटलिफ्टर और एक फुर्तीले जिम्नास्ट के बीच का अंतर है? ये एक बहुत ही उपयुक्त तुलना है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। शुक्रिया। तो ये टैंक के मामले में कैसे काम करता है? देखिए, एक टैंक का वजन 60 से 70 टन तक हो सकता है, क्योंकि उसमें भारी तोपे और कई इंच मोटा कवच होता है। राइट, वो तो बहुत भारी होगा ही। लेकिन इस भारी भरकम वेटलिफ्टर को अगर एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना है जी। तो उसे एक विशाल का इंजन की जरूरत होगी जो भारी मात्रा में टॉर्क और हॉर्स पावर पैदा कर सके, ताकि वो खुद का ही वजन खींच सके। एग्जैक्टली। पावर टू वेट रेशियो ये सुनिश्चित करता है कि वाहन अपने ही भारी वजन के तले दबकर धीमा ना पड़ जाए। अगर इंजन में दम है लेकिन वाहन का वजन इंजन की क्षमता से कहीं ज्यादा है तो मशीन जरा सी चढ़ाई पर ही रेंगने लगेगी। समझ गई। और चौथा पिलर वो है जो हमारी अब तक की पूरी चर्चा को एक सूत्र में बांधता है, ऑब्स्टिकल एंड टेरेन नेगोशिएशन कैपेबिलिटी। बिल्कुल। यह मशीन की वो क्षमता है जो उसे टेरेन ज्योमेट्री द्वारा पेश की गई खाइयों, ढलानों और प्राकृतिक बाधाओं को पार करने की योग्य बनाती है। और मैं आपको बता दूं, ये चौथा पिलर सबसे निर्णायक है। सबसे निर्णायक? स्पीड और पावर से भी ज्यादा? हाँ, बाकी के 3 पिलर्स स्पीड, एक्सेलरेशन और पावर टू वेट रेशियो वाहन को आगे धकेलने के लिए जरूरी ऊर्जा और रॉ पावर पैदा करते हैं। हाँ। लेकिन ऑब्स्टिकल एंड टेरेन नेगोशिएशन कैपेबिलिटीज इस बात को सुनिश्चित करती है कि वह सारी यांत्रिक ऊर्जा जमीन पर सही तरीके से लागू हो सके। मतलब पावर का जमीन तक पहुंचना जरूरी है। राइट। अगर मशीन में बेहतरीन सस्पेंशन, चौड़े ट्रैक और सही ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है तो इंजन की सारी ताकत बेकार चली जाएगी। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प तार्किक परीक्षण किया जा सकता है। कैसा परीक्षण? अगर एक वाहन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन दुनिया में सबसे बेहतरीन है, उसका पावर टू वेट रेशियो भी कमाल का है, लेकिन उसकी ऑब्स्टिकल नेगोशिएशन कैपेबिलिटी बिल्कुल शून्य है, तो क्या वो बेहतरीन गति उसे युद्ध के मैदान में कोई फायदा पहुंचाएगी? इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है। शून्य नेगोशिएशन कैपेबिलिटी का मतलब है मोबिलिटी का पूरी तरह से फेल हो जाना। पूरी तरह से फेल? हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को एक दलदल या पत्थरों से भरे जंगल में उतार दिया जाए। हाँ, और कार तो वहीं धंस जाएगी। एग्जैक्टली। फॉर्मूला 1 कार की मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन बेजोड़ हैं। उसका पावर टू वेट रेशियो भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें ऊबड़ खाबड़ जमीन को पार करने की या कीचड़ में ग्रिप बनाने की नेगोशिएशन कैपेबिलिटी नहीं है, वो कार अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो वहीं फंस जाएगी। बिल्कुल। इसलिए कन्वेंशनल व्यू ऑफ मोबिलिटी में किसी एक पिलर का हावी होना जरूरी नहीं है, बल्कि इन चारों पिलर्स का एक संतुलित और संयुक्त रूप से काम करना अनिवार्य है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर इन सभी अलग अलग टुकड़ों को बाहरी जमीन के कारकों और मशीन की आंतरिक यांत्रिक क्षमताओं को एक साथ जोड़ा जाए तो पूरी तस्वीर कैसे बनती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सारा विज्ञान एक वास्तविक सैन्य ऑपरेशन में कैसे लागू होता है? इसे एक अवधारणा के रूप में समझा जा सकता है जिसे मोबिलिटी फैक्टर ब्लॉक कहते हैं। मोबिलिटी फैक्टर ब्लॉक? हाँ, एक तरफ से प्रकृति अपनी बाहरी चुनौतियां पेश कर रही है, टेरेन ज्योमेट्री खाइयों और पहाड़ों के रूप में बाधाएं खड़ी कर रही हैं, और सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी अपनी शेयर स्ट्रेंथ के जरिए जमीन की ताकत या कमजोरी का लगातार परीक्षण कर रही है। और दूसरी तरफ मशीन है। एग्जैक्टली। मशीन के अंदर कन्वेंशनल व्यू के 4 पिलर्स मौजूद हैं जो पूरी ताकत से जमीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। असली मोबिलिटी तभी हासिल होती है जब अंदरूनी यांत्रिकी का ये ब्लॉक बाहरी चुनौतियों के ब्लॉक पर पूरी तरह से हावी हो सके। इसे ना एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक उदाहरण से समझा जाए। मान लीजिए कि किसी रेगिस्तानी इलाके में एक बहुत ही अहम ऑपरेशन होने वाला है। ओके, रेगिस्तान का उदाहरण लेते हैं। वहां क्या होगा? अगर परिदृश्य एक विशाल रेगिस्तान का है तो सबसे पहले टेरेन ज्योमेट्री का गहन विश्लेषण किया जाएगा। वहां देखा जाएगा कि इलाके में 40 डिग्री की तीखी ढलान वाले रेत के ऊंचे टीले हैं। मतलब ये टीले मुख्य ऑब्स्टिकल्स या बाधाएं हैं। बिल्कुल। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि वाहन के हाल या ढांचे में एक ऐसा अप्रोच एंगल हो जो टीले से टकराने के बजाय उसे रेत पर आसानी से चढ़ने दें।
और इसके बाद टेरा मैकेनिक्स के विशेषज्ञ आएंगे। हाँ, वे उस रेत की सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी की जांच करेंगे। वे स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन के जरिए ये तय करेंगे कि सूखे मौसम में उस ढीली रेत की शीयर स्ट्रेंथ कैसी है। और वो रेत तो बहुत कमजोर होती है ना, उसमें घर्षण कम होता है। बहुत कम होता है। सूखी रेत एक 70 टन की मशीन को आसानी से अंदर खींच सकती है। और यहीं पर आंतरिक इंजीनियरिंग यानी कन्वेंशनल मोबिलिटी की परीक्षा होती है। तो मशीन को क्या करना होगा? उन खिसकते हुए रेत के टीलों पर चढ़ने के लिए टैंक में एक बहुत ही उच्च पावर टू वेट रेशियो होना अनिवार्य है। जब रेत के कण पहियों के नीचे से खिसक रहे हों और गुरुत्वाकर्षण वाहन को तेजी से नीचे खींच रहा हो, तब केवल इंजन की कच्ची ताकत और गति ही उसे ऊपर की ओर धकेल सकती है। और वो चौड़े ट्रैक्स भी काम आएंगे। एग्जैक्टली। चौड़े ट्रैक उस भारी वजन को रेत पर समान रूप से फैला देंगे, जिससे जमीन पर दबाव कम होगा और मशीन बिना फंसे उस टीले को पार कर लेगी। ये उदाहरण पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे ज्योमेट्री, सॉइल और मैकेनिक्स एक ही चेन की अलग अलग कड़ियां हैं। और सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ती है तो पूरी मशीनरी ठप हो जाती है। मोबिलिटी केवल इंजन बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस वातावरण को मात देने के बारे में है जो उस मशीन को नष्ट करने के लिए बैठा है। और यही फाउंडेशंस ऑफ व्हीकल मोबिलिटी का मूल सार है। बाहरी दुनिया की अस्थिरता और मशीन की यांत्रिक स्थिरता के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर समेटा जाए, हाँ? पहला, टेरेन ज्योमेट्री सिर्फ प्राकृतिक नजारे नहीं है, बल्कि यह भौतिक आकार और गणित है जो बाधाओं की फ्रीक्वेंसी, नेचर और सिवेरिटी का सटीक विश्लेषण करके वाहन का बाहरी डिजाइन तय करता है। बिल्कुल सही। दूसरा, सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी ये तय करती है कि जमीन उस मशीन का वजन सह पाएगी या नहीं, क्योंकि हर इंच जमीन को मापना नामुमकिन है। इसलिए टेरा मैकेनिक्स में स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां शेयर स्ट्रेंथ और मौसम के बदलाव अहम भूमिका निभाते हैं। एकदम परफेक्ट समरी। तीसरा, मोबिलिटी का कन्वेंशनल व्यू एक मूवमेंट सेंट्रिक नजरिया है जो पूरी तरह से 4 आंतरिक पिलर्स पर टिका है: मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन, पावर टू वेट रेशियो और टेरेन नेगोशिएशन कैपेबिलिटी। राइट। और सबसे अहम बात, एक सफल मोबिलिटी तभी प्राप्त की जा सकती है जब बाहरी इलाके की कठोर चुनौतियां और वाहन की शक्तिशाली अंदरूनी यांत्रिकी एक साथ एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में काम करें। ये एकदम सटीक संश्लेषण है। कोई भी कॉम्बैट व्हीकल तभी अपने लक्ष्य में सफल हो सकता है जब उसका डिजाइन और उसकी ताकत उस जमीन का सम्मान करे जिस पर उसे चलना है। जमीन से लड़कर नहीं, बल्कि उसके विज्ञान को समझकर ही मोबिलिटी हासिल की जा सकती है। इस विमर्श ने ना मशीन, भौतिकी और जमीन के इस जटिल रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने का मौका दिया है। मुझे भी इस पर बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ एक आखिरी विचार जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर मोबिलिटी का ये विज्ञान पूरी तरह से जमीन के लगातार बदलते हुए बर्ताव पर निर्भर है, तो क्या भविष्य में ऐसे AI संचालित कॉम्बैट व्हीकल्स बन पाएंगे जो अपने पहियों के नीचे की सॉइल ट्रैफिकेबिलिटी को मिलीसेकंड में भांपकर अपना वजन, टायर का प्रेशर और आकार खुद ब खुद बदल सकें? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य की मशीनें जमीन के कमजोर पड़ने से पहले ही खुद को उस नए माहौल में ढाल लेंगी, जिससे स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन जैसे अनुमानों की जरूरत ही खत्म हो जाए? ये एक ऐसा विचार है जो मोबिलिटी के भविष्य और इंजीनियरिंग की अनंत संभावनाओं को सोचने पर मजबूर कर देता है।